इस बस्तर को लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए करीब बस्तर में 1 लाख से अधिक जवान आज भी डटे हुए हैं। कितना बड़ा चैलेंज है नक्सलियों से निपटना, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ बस्तर रेंज के आईजी हैं, आईजी सुंदरराज पी सर। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बस्तर में जिस तरीके से नक्सली आतंक आज भी है, कितना चैलेंज है आपके लिए इस जगह पर काम करना? बस्तर इलाके में विगत लगभग 40 वर्षों से ये नक्सल समस्या की उन्मूलन के लिए इधर तैनात पुलिस बल एवं सुरक्षा बल द्वारा कार्य की जा रही थी। विगत 2-3 वर्षों से एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना के तहत हम क्षेत्र में नक्सल समस्या को समाधान करते हुए आगे विकास कार्य को तेजी से ले आने के हिसाब से हम काम कर रहे थे। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु है विश्वास। जनता का विश्वास अर्जित करके जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तब तक उनकी कॉन्फिडेंस, उनकी विश्वास यदि हम हासिल न करेगा, फिर हमारा इस युद्ध में, इस लड़ाई में ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से हम जनता से संपर्क करते हैं, उनके क्षेत्र में लगातार भ्रमण के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी पुलिसिंग कार्रवाई के माध्यम से और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हमारा, जैसे उदाहरण के लिए बस्तर जिले में आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, सुकमा में तेंदुमुंदा बस्तर अभियान और बीजापुर में जैसा बीजापुर के जो स्थानीय भाषा के हिसाब से मनवा बीजापुर, मनवा पुलिस अभियान, इस टाइप के जो अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग आयोजित करते हैं। इससे जनता और पुलिस के बीच में, सुरक्षा बल के बीच के जो संबंध है, उसके जो विश्वसनीयता है अभी मजबूती से हो रहा है। इसी कारण से अभी हमारा जो प्रयासों में काफ़ी हद तक हम सफल हो पा रहा है और आने वाला समय में भी हमको पूरा विश्वास है इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। पुलिस की एक बहुत चर्चित अभियान है सर, लोन मराठू, ये क्या है सर? इस कैसी योजना है और कब इसकी शुरुआत की गई? इसका फ़ायदा अब तक कितना देखने को मिल रहा है? शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के तहत पूर्व में भी इस इलाका में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली द्वारा आत्मसमर्पित किया। उनको पुनर्वास के लिए जो शासन की योजना के तहत उनका शासकीय नौकरी या अन्य प्रकार का आर्थिक सहायता, रहने के लिए मकान, इस टाइप की सुविधा दी जा रही थी। लेकिन इस अभियान को, इस जो पॉलिसी को स्थानीय जो कैडर्स तक पहुंचाने के लिए, उनके परिजन तक पहुंचाने के लिए लोकल भाषा का आवश्यकता पड़ा है। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा में गोंडी भाषा ज़्यादा बोले जाते हैं। गोंडी भाषा में लोन मराठू का मतलब है घर वापस आने का, यानी उनके जो जो कैडर्स है, जो पहले नक्सल संगठन में चले जाते हैं, उनके परिजन के माध्यम से, उनके समाज के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से उन तक एक संदेश दिया गया, आप वापस गाँव आ सकता है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक आपको अवसर दी जाएगा। इस संदेश के माध्यम से विगत लगभग 1.5 वर्षों से ये अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान का काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिला। लोन मराठू अभियान के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला में विगत महीनों में काफ़ी बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर संगठन छोड़कर एक हिंसा त्याग करके एक सामान्य जीवन जीने के लिए आत्मसमर्पण किया, उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की आवश्यक मदद की जा रही है। सर अब दंतेवाड़ा की बात कर रहे हैं, बस्तर तो पूरा लगभग संभाग ही प्रभावित है माओवादियों से, पर ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा माओवादियों को लेकर ज़्यादा केंद्रित जगह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? जैसे बाकी जिला में भी आत्मसमर्पण का कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसा ये नाम जो लोन मराठू है, क्योंकि उधर के स्थानीय भाषा के हिसाब से वो सिर्फ ये दंतेवाड़ा में काफ़ी जो परिचित हुआ, अन्य जिला के लिए जैसा हल्बी भाषा है, दोरला भाषा है, उसी हिसाब से हम उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। उसका एक नामकरण करने वाला काम अभी आने वाला समय में हो सकता है, लेकिन जो इसका पॉलिसी तो बराबर एक जैसी पॉलिसी है पूरा प्रदेश के लिए, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के लिए। सिर्फ जो स्थानीय जनता तक या और स्थानीय कैडर्स तक ये संदेश को पहुंचाने के लिए उधर का लोकल भाषा के इस्तेमाल किए गए थे, और बाकी जिला में भी आवश्यकता अनुसार जो लोकल भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जितना भी अभी पुलिसिंग संबंधित कार्रवाई में हम ज़्यादा से ज़्यादा गोंडी, हल्बी, दोरला, बतरी, इस टाइप के जो स्थानीय भाषा का हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिल रहा है। सर नारायणपुर और अबूझमाड़ के विकास को लेकर आपने काफ़ी कुछ किया है। स्टेट हाईवे क्रमांक 5 को भी सफल बनाने का प्रयास चल रहा है। क्या है आखिर स्टेट हाईवे 5 और उसके बन जाने से किस तरीके का फ़ायदा जो है नारायणपुर और अबूझमाड़ के लोगों को देखने को मिलेगा? पूर्व में जैसा इन क्षेत्र में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स और अन्य जो वनोपज संबंधित जो व्यापार के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो सड़क का नेटवर्क थे, जयरुंडा तक, बासागुड़ा से, अरनपुर से, चिंतलनार से, किस्टाराम से, बेजी से और ऊपर जैसा बारसूर से पल्ली तक स्टेट हाईवे 5 और अन्य जो सड़क मार्ग के माध्यम से
लोगों का आवक जावक हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, लेकिन नक्सल समस्या के कारण से ये सब बंद पड़ गए थे विगत 30 वर्षों से। पुनः इस मार्गों को प्रारंभ करने के लिए एक कार्य योजना बनाए गए थे। उसमें स्टेट हाईवे 5 जिसमें पल्ली बारसू रोड बोलते हैं, उन 40-45 किलोमीटर में लगभग 5 जिला के संगम होते हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव। इन इलाका का जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो लगभग 35 किलोमीटर के जो स्टेट हाईवे 5 को हम निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे। इसके लिए सुरक्षा कैंप लगभग 6 कैंप्स लगाए गए थे। अभी वर्तमान में काम प्रगति पर है। आने वाले समय में काम पूर्ण होने के बाद जैसा जिसको यदि बीजापुर से बिले तक जाना है, उनका लगभग 150 किलोमीटर का बचत होगा। इस प्रकार के व्यापार में भी काफ़ी बढ़त मिलेगा और जो क्षेत्रीय जो जनता है उनका अपना जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय तक जुड़ने के लिए भी एक माध्यम बन जाएगा। इसी प्रकार के नीचे जगरुंडा तक भी हम अरनपुर से रोड का भी जोड़ने के लिए काम चल रहा है और बासागुड़ा से जगरुंडा तक और अन्य जो महत्वपूर्ण जो इंटीरियर रोड्स है उसका भी हम प्रारंभ कर लिया है। साथ साथ इंद्रावती नदी के ऊपर अभी वर्तमान में 3 जो मेजर ब्रिजेस बन रहा है। पूर्व में सिर्फ 2 ब्रिजेस रहते थे इंद्रावती नदी के ऊपर, सिर्फ जबलपुर और अभी हाल फिलहाल में जो भोपालपट्टनम में एक ब्रिज कंप्लीट हुआ। इसके अतिरिक्त जो बहरामगढ़ ब्लॉक में, गीदम ब्लॉक में जो अबुझमाड़ की दक्षिण पोर्शन है उसका अपना जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए, ब्लॉक मुख्यालय तक जोड़ने के लिए इंद्रावती नदी पार करना मानसून के समय काफ़ी एक चुनौती रहते थे। इसको देखते हुए अभी 3 ब्रिजेस के निर्माण कार्य भी प्रारंभ है और आने वाला जल्दी ये कार्य कंप्लीट होने के बाद अबुझमाड़ क्षेत्र के लिए भी एक काफ़ी एक बड़ा सौगात मिलेगा। सर, आपके आने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यदि पुलिस से कोई चूक हुई है, जैसे क्रॉस फायरिंग में किसी की मौत हुई है, तो आपके डिपार्टमेंट ने उस बात को स्वीकारा। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी जिसके कारण पुलिस पर लगातार अविश्वास बढ़ता जा रहा था। क्या लगता है इस स्वीकारोक्ति के बाद कहीं ग्रामीणों को किस तरीके का लाभ मिलता है और एक विश्वास कैसे उनके बीच जो है वो आप बना पाते हैं? जैसे मैं पूर्व में बताए थे, हमारा जो त्रिवेणी कार्य योजना इसमें विश्वास, विकास, सुरक्षा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विश्वास है। तब तक हम जनता के बीच में अपने विश्वसनीयता को नहीं बनाएगा, फिर हमारा जो कार्रवाई में ज़्यादा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी को देखते हुए हम अपने कार्य में काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए कोशिश की गई थे। उसमें जैसा पुलिस संबंधित यदि जो भी कार्रवाई है, इसमें यदि किसी प्रकार का त्रुटि हुआ, यदि किसी प्रकार का जो अनजाने से यदि कोई गलती हुआ, इसमें जो बिना किसी प्रकार का फैब्रिकेशन हम जनता के सामने ये संपूर्ण बात को रखते हैं। मतलब इस घटना में ये एक कार्रवाई हुआ, इसी माध्यम कारण से ये परिणाम रह गए करके। इसलिए इसमें जो NHRC और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस और बाकी शासन के जो निर्देशन जितना भी कार्रवाई होते हैं उसमें हम ट्रांसपेरेंसी लेते हैं और उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। इसका एक सकारात्मक आउटकम भी रहा, क्योंकि जनता और पुलिस के बीच में जो संबंध है तब तक उसका मधुर नहीं बनेगा, उसको मजबूत नहीं बनेगा, फिर इस लड़ाई में हम जीतना संभव नहीं हो पाते। इसी दृष्टि से हम ये सब कार्रवाई को काफ़ी महत्व देते हैं और उसमें जो हमारा फोर्सेस का भी काफ़ी हद तक सेंसिटाइज की गई थे। यदि गांव में जाते समय ग्रामीणों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, उनका कैसा साथ लेकर आगे बढ़ना है, इन सब तमाम कारणों से अभी वर्तमान में जो सुरक्षा बल और जो जनता के बीच का जो संबंध है, जो रिश्ता है, काफ़ी मधुर और मजबूत है और इसी को हम आने वाला समय भी और मजबूती से लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, मारडूम थाना क्षेत्र में हमने कुछ आत्मसमर्पण किए हुए माओवादियों से मुलाकात किया हमने। उनका कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण तो किया, अब वो वापस माओवादियों के साथ जाना भी नहीं चाहते, पर उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से यानी पुलिस विभाग से उनको किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, ना कभी कोई मिलने भी गया उनसे। शासन का आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के तहत किसी का नौकरी, किसी का आर्थिक सहायता है, रहने के लिए मकान और खेती किसानी करने के लिए उनका कृषि भूमि उपलब्ध करना और अन्य कई प्रकार की सुविधा उसमें प्रावधान में है। जैसे उनका जो भी कैडेट्स आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए एक गेस्टेशन पीरियड होता है, उनका कुछ समय के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी गतिविधि कैसे है, फिर उनकी विचार कैसा है, उसके पश्चात फिर उनके जो प्रावधान के अनुसार जो उनकी सहायता दी जाती है। कुछ लोगों के ऊपर पहले से शासन द्वारा इनाम भी घोषित है, जो कैडर की जो उनकी रैंक के हिसाब से किसी को 1 लाख से लेकर मतलब 40 लाख तक इनाम भी घोषित है। इसी हिसाब से उनका जो प्रावधान दी जाती है, उनके जो तमाम आर्थिक सहायता दी जाती है और इसी में कभी कभी प्रक्रिया में मतलब हर चीज़ का जो फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के पश्चात ही दे पाते हैं और जहाँ जहाँ पर इस टाइप के जो कमी रहते हैं उसका हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीरता से उसको देकर उनकी जो तमाम सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, ताकि जो जिस विश्वास के साथ वो हमसे जुड़ा है वो विश्वास आगे भी बने रहे और उनका पुनः नक्सल संगठन की ओर आग्रसित ना हो। इसी दृष्टि से आने वाले समय में हम और काम करेंगे। सर, कटे कल्याण एरिया में कुछ ऐसे गांव हैं
जहाँ पर जब जिनकी मृत्यु हुई है तो लोग एक प्रतीक चिन्ह, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, जब शायद ये तब बनाया गया जब वहाँ पर मीडिया या कोई लोग पहुँच नहीं पाते थे। उस तरीके के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको पुलिस के द्वारा सर मिटा दिया गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। अभी बस्तर इलाका में जो मुख्य हमारा जो कार्रवाई है सीपीआई माओवादी संगठन की और उनके संबंधित जो अन्य जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे जिसमें दंडकन्या आदिवासी किसान मजदूर संघ है, चैतन्य नाट्य मंडली, इस टाइप का तमाम उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सब शासन द्वारा प्रतिबंधित संगठन है। इसी का किसी प्रकार का जो प्रत्येक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई समर्थन दे रहा है वो भी कानून की दृष्टि से वो गैरकानूनी होते हैं। ये सब तमाम परिस्थिति है। इसलिए जो हमारा कोशिश ये रहा, मतलब इन क्षेत्रों में जो प्रतिबंधित माओवादी संगठन द्वारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध में हमेशा उन लोगों का काम रहा, जैसा जनता में विकास कार्य को विरुद्ध में उनका कार्य रहा, एक जन विरोधी और विकास विरोधी हरकत हमेशा माओवादी संगठन द्वारा रहा है। इसलिए उनकी इन्फ्लुएंस से जनता को कैसे हम दूर रखे हैं, मतलब खासतौर पर जो आने वाला पीढ़ी है वो किसी प्रकार के नक्सल की जो गलत विचारधारा में इन्फ्लुएंस ना हो, इसी दृष्टि से कई कार्रवाई हमको करना पड़ता है। उसमें जो लीगल तरीके से हम उस सभी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें जनता का जो सहयोग को भी हम लेकर आगे करते हैं। यदि किसी प्रकार का जो जनता का लोकल सेंटिमेंट से इसमें जुड़ा हो रहते हैं, उस सब चीज़ को हम लोग सम्मान रखते हैं और इसमें जो बातचीत के माध्यम से उसका हम समाधान निकलने के लिए कोशिश करते हैं। आने वाले समय में भी इसी जो विषय जो आपने बताए थे इसमें भी हम विचार करेंगे। गाँव वालों को मतलब उनकी लोकल संस्कृति है, उनके लोकल जो सेंटिमेंट है, इसी में किसी प्रकार का कोई दुर्भावना ना रहे, मतलब उनकी किसी प्रकार का ठोस ना पहुँचे, इसी का एक नायाब नमूना है सर। जी, उसके जैसा अभी शासन द्वारा हर गांव में अभी एक देवगुड़ी भी बनाया जा रहा है। देवगुड़ी मतलब सिर्फ उसके एक रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, लेकिन एक समाज का एक कल्चरल सेंटर भी बनते हैं। इसमें पूरा गांव वाला एक साथ बैठते हैं, उनके आगे जो गांव की जो विकास के कार्य के संबंध में विचार विमर्श करते हैं, अपना जो समाज की आगे प्रगति कैसा करना है इस प्रकार के विचार विमर्श भी करते। ये दंतेवाड़ा जिला में ये शुरुआत भी हुआ अभी देवगुड़ी के जो कॉन्सेप्ट है उसी के देखते बस्तर जिला के जो संभाग के बाकी जिला में भी ये शासन द्वारा इसका प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 5 लाख की जो राशि भी स्वीकृत की जा रही है। इस टाइप का जो स्थानीय जो जनता की जो उनकी कल्चर है, उनकी जो सेंटिमेंट्स है, उसके पूरा सम्मान रखने के लिए हमारा लगातार कोशिश रहेगा। थैंक यू।